दोस्तों, अक्सर आप इवेंट्स और प्रोग्राम्स में जाते होंगे तो गेस्ट की दो कैटेगरी आती हैं, स्पेशल गेस्ट और चीफ गेस्ट। तो स्पेशल गेस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सीमा कुशवाहा मैम, और मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में आप सामने देख ही सकते हैं, टुक टुक आज हमारे साथ हैं। मैम, पॉडकास्ट के इस सेशन में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू कार्तिक। इंट्रोडक्टरी सेशन, एक पॉडकास्ट सेशन ऑलरेडी आपके साथ मेरा हो चुका है, जिसमें हमने कई ऐसे विषयों को लिया था, जिसमें एक इंट्रो पार्ट आपने दिया था। आज कुछ कन्वर्सेशन होगी जिसमें हम थोड़ा डीप इनसाइट्स पे भी बात करेंगे। हमने पिछली बार बजट, यूएस से मोस्ट आप मानती हैं कि मोस्ट प्रॉमिसिंग और मतलब मैक्सिमम आप चाहते हैं कि बच्चे वहां जाएं, तो आज थोड़ी सी डीप चर्चा होगी। आइए शुरू करते हैं मैम। सबसे पहले मैं बजट पे ही अलाइन हूंगा और पूछना चाहूंगा कि मैम, इंडियन पेरेंट्स बजट को किस तरह फ्रेम करते हैं और आप कैसे सोचते हैं कि बजट किस तरह बनना भी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कार्तिक। बजट ऐसा है कि अपन जैसे बाहर सोचते हैं, जाते हैं कि बहुत पैसे लगेगा। डेफिनेटली पैसे बहुत लगते हैं, लाखों में लगते हैं। बट मैं इंडियन पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि आप बजट पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि लोगों को लगता है कि 50-60 लाख लग रहा है तो वो यूनिवर्सिटी अच्छी होगी या गूगल रैंकिंग में आ रही है तो दी बेस्ट है। ऐसा नहीं है। जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, यूएसए की बात कर रही हूँ मैं भी, जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो सारी दी बेस्ट है। वहाँ पे आप टॉप करो ना। आपको लगता है कि हमको टॉप में जाना है तो टॉप से टॉप नहीं होता है। आपको जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहाँ पे टॉप करो। आप पैकेज आपको सेम लगना है, फ्रेशर आप सबको होना है। सीजीपीए आपका अगर उस यूनिवर्सिटी, नीचे की यूनिवर्सिटी में 3.4 है आउट ऑफ 4, तो वो आप टॉप में ही कहलाओगे ना। और टॉप यूनिवर्सिटी वाले का 2.6 है तो नीचे ही कहलाएगा। तो लोगों को गलतफहमी है कि हम टॉप में करेंगे तो हमारा 2.6 है तो दी बेस्ट है। नहीं, 3.4 है मतलब कंपनी देखती भी है सीजीपीए फ्रेशर्स के लिए कि सीजीपीए क्या है आपका। ठीक है। दूसरा होता है स्कॉलरशिप पे ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को, कि जिस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा मिल रही है, अच्छा स्कोर करें, जीआरई है, जीमैट है, एसएटी है, टॉफेल है, आईएलटीएस है, तो पेरेंट्स को फोकस होना चाहिए पहले उनके कंटेंट पे कि किसके थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है। पेरेंट्स को समझ में नहीं आता ना किससे स्कॉलरशिप, उनको लगता है आईएलटीएस निकाल दिया, टॉफेल निकाल दिया, जीआरई, जीमैट, सेट निकाल दिया। ऐसा नहीं है। जब तक अच्छे स्कोर नहीं लाओगे, जैसे आईआईटी क्या करता है, आईआईटी वाला अपना स्कोर देखता है तभी आईआईटी में एडमिशन देता है ना। जैसे आईआईटी वाले एडमिशन चाहिए, आपका 60% आईआईटी में, इस सीबीएसई में, और आपका आईआईटी में फर्स्ट रैंक है, तो आप क्या कौन से रैंकर कहलाओगे? फर्स्ट रैंक कहलाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है ना। और जैसे 90% आपका 12th में और आईआईटी में रैंकिंग नहीं आई तो नहीं। इसी तरह बाहर की यूनिवर्सिटीज़ है, वो अपने एग्जाम्स देखती है कि हमारे पर्टिकुलर एग्जाम में इन्होंने कितने स्कोर लाए, उसके अकॉर्डिंग वो लोग स्कॉलरशिप देती हैं। दूसरा होता है अर्ली एप्लीकेशन। अब जैसे हमारा अगस्त इनटेक है, सपोज नेक्स्ट इनटेक 25 का, अगस्त इनटेक में आप अभी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई अक्टूबर से, अभी अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे भी स्कॉलरशिप वो लोग देते हैं। बिल्कुल। तो टाइमली आप एप्लीकेशन भी करो तो स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी। अब आपका लेट हो गया और लास्ट मोमेंट पे आपने एप्लीकेशन किया तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो हर चीज़ों का एक पैराग्राफ बना के रखते हैं लोग कि आपने एप्लीकेशन कब किया, आपके परसेंटेज क्या है, आपने एप्लीकेशन कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं सबमिट किए। आपने एप्लीकेशन तो कर दिया, मैंने बोला चलो एप्लीकेशन हो गई, बट उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए मान लो, या और भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने तो वो जमा नहीं किया तो वो आपको कंसीडर करेगी नहीं। इसलिए हमेशा पूरे प्रोग्राम के साथ में, पूरे चीज़ों के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही एप्लीकेशन करो। और गाइडलाइन जरूर चाहिए लोगों का। लोगों को लगता है काउंसलिंग में पैसे ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, थोड़ा बहुत लेते हैं, नॉमिनल रहता है। अब वहाँ लाखों में दे रहे हैं, यहाँ पे लोगों ने बहुत कम लेते हैं। यहाँ के जो भी कंसल्ट, भोपाल के तो बहुत ही कम लेते हैं सब लोग। तो इसलिए ध्यान रखो कि हम लोग दो तरह की एप्लीकेशंस होती है हर कंसल्टेंट की। एक होती है फ्रीलांसर, एक होती है आपका टाई अप बेस पे। टाई अप बेस में डेफिनेटली कोई बोलेगा हम एप्लीकेशन फीस नहीं लेते, तो क्यों लेंगे? क्योंकि उनको उधर से मिल जाता है कमीशन, हमको भी, सबको। बट मेरा ऐसा होता है, मैं टाई अप बेस पे बहुत कम काम करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे यूएस से पढ़े तो मुझे नॉलेज भी उस चीज़ का है। और मेरे को ऐसा भगवान ने सब चीज़ें, गॉड ने पूरा अच्छा कर रखा है। बच्चे भी सेटिस्फाइड हैं, जॉब है, घर है, सबका सब है। जापान वाला बच्चा भी बहुत अच्छा कर रहा है, कंपनी लिया, अपना कंपनी भी डाल लिया है। तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ पैसे के लिए मैं काम नहीं करूँ। 4 भोपाल के लोग हैं, आसपास के हैं, एमपी हैं, इंडिया के लोग मुझे जाने की सीमा कुशवाहा है कौन जो अच्छे से अच्छे स्कॉलरशिप में एडमिशन कराती है। तो जहां आप टाई अप में काम नहीं करोगे तो स्कॉलरशिप बहुत मिलती है, तो टाई अप में आपने काम किया तो स्कॉलरशिप वैसे नहीं मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को वहां से भी आपको फुलफिल करना है ना, कमीशन आपको देना। बिल्कुल मैम, मुझे लगता है जिस प्रकार आपने बताया है कि कमाना मेन उद्देश्य नहीं है, लोगों को, भोपाल के लोगों को पहुंचाना बाहर तक नहीं। मेरा सपना क्या है कार्तिक, मैं इंटरप्ट करूंगी आपको, कि मिडिल क्लास का सपना पूरा होना चाहिए। एक्चुअली मिडिल क्लास सोचता है
कि ये तो बहुत महंगा है, हम नहीं कर सकते। मैं बोलती सपने ही रह सब जाते सपने रह जाते, जबकि मिडिल क्लास क्या लोअर मिडिल क्लास भी इसको सपने को देखे और आगे बढ़े, हिम्मत करे, बिल्कुल बिल्कुल पैसा लगाए और जाना, बच्चों को जरूर भेजो आप। मैम। आज भी मुझे लगता है शायद उस समय का जो आपका ओज रहा होगा पैशन को हाँ, लेके, बिल्कुल। आज भी वही पैशन वही ओज मुझे आपकी वाणी से भी पता चल रहा है। मैम मैं ये जानना चाहूंगा कि जब बजट फ्रेमिंग हो रही है, इंडियन पेरेंट्स अक्सर क्योंकि आपने ये विषय का पहला ही पॉइंट में जिक्र किया कि अक्सर देखा वही जाता है कि जो टॉप में है, और ये एक माइंडसेट भी बना रखा है मार्केट में कि यार जिनका 50-60 लाख होगा वही कॉलेज बेस्ट है। मैं इस पे चाहूंगा थोड़ी सी और आप डिटेलिंग ऐड करें कि भाई 20 लाख या जो भी बजट बन रहा है इंडियन पेरेंट्स का, उसमें ऑप्ट करें अपनी यूनिवर्सिटी को, क्योंकि आपका बजट प्रायोरिटी होता है। तो नहीं, इसके बारे बजट में प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। हाँ। बात ये होता है बजट प्रायोरिटी होना चाहिए, बट कम कम पैसे वालों में होना चाहिए, क्योंकि 60 लग रहा है, मैं बोलती हूँ मैं 20 लाख में करवा सकती हूँ, तो सही आप बात। 40 बचा रहे हो बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो हम 40 को ऐसे क्यों जाने दें, बिल्कुल। जब 20 लाख दे के भी उतनी ही जॉब मिल रही है आपको, मान लो 65,000 की आपको ईयरली जॉब मिलती है, तो वो आप 60 लाख दे के भी आपको जॉब उतने की बिल्कुल मिलेगी। और आप मीडियम यूनिवर्सिटी में जाइए ना आप, तो उसका भी आप वहाँ पे टॉप करेंगे, कंपनी तो सब जगह आती है, वहाँ 200-400 कंपनीज आती है, बिल्कुल। फेयर लगते हैं ओपन। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि इस यूनिवर्सिटी का बच्चा दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जा सकता है, यहाँ पे तो 3-4 कंपनीज आती है और इतना हाईलाइट कर देती है इंडियन कॉलेजेस, बट वहाँ तो 200-300 यूनिवर्सिटीज आती हैं। और इतना अच्छा जॉब रहता है, ओपीटी मतलब पार्ट टाइम जॉब के लिए भी रहता है, फुल टाइम जॉब के लिए रहता है, H1B वीजा के लिए रहता है, ओपीटी वीजा के लिए रहता है, सारी जॉब्स रहती है। बिल्कुल। मैम अक्सर पॉडकास्ट या इंटरव्यू के दौरान आपका जिक्र और आपका झुकाव यूएसए की तरफ काफी ज्यादा रहता है, इसलिए एक बेटा तो आपका जापान में है, 2 बेटे शायद यूएसए में, हाँ, तो शायद ये भी हो सकता है कि उधर का पलड़ा भारी है। एक्चुअली यूएसए में वे बच्चे मेरे बहुत गए। यूरोपियन कंट्री में क्या होता है, जो बच्चे गए वो डेफिनेटली कहीं यूएसए मूव किए हैं, कनाडा मूव किए, जर्मनी मूव किए हैं, इटली भी गए हैं, नीदरलैंड भी गए हैं बच्चे मेरे यहाँ से, फ्रांस भी गए हैं, और बेल्जियम भी गए हैं, और आपको मालडोवा भी गए हैं बच्चे, और क्या बोलते हैं यूके भी गए हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह गए बच्चे। तो मेरा ऐसा सोचता, मैंने जितने भी बच्चे देखे तो सारे का जॉब कहाँ मिल रही थी, यूएसए कंपनी या यूएसए में। तो डायरेक्ट जब हमको डायरेक्ट छलांग लगाना है तो यूएसए ही जाओ ना आप, बिल्कुल। फिर क्यों घूम रहे हैं, पैसा उतना ही खर्च हो रहा है आपका। बिल्कुल मैम। और दूसरा फायदा आपको बताऊं, यूरोपियन कंट्री या कहीं जाओगे तो आपको फीस भरनी पड़ती है 1 साल की, आपको दिखाना पड़ता है, फाइनेंशियल है जो भी है, लंबा प्रोसेस हो जाता है, 1 साल की फीस देंगे, मान लो वीजा नहीं लगा तो आपको वापस आने में 2 से 3 महीना वेट करना पड़ता है। यूएसए एक ऐसी कंट्री जहाँ पैसे कोई यूनिवर्सिटी लेती नहीं पहले से, आपका वीजा लग गया उसके बाद आप जाओ और वहां जाके पेमेंट करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यूएसए कितना अच्छा हुआ आप बताइए, मैं आपसे यहाँ पैसे नहीं ले रही हूँ और ना वो यूएसए वाले ले रहे हैं, आप यूएसए पहुंच भी गए, वीजा भी लग गया, आराम से तैयारी करो, शॉपिंग करो और उसके बाद यूएसए जाओ और फर्स्ट सेमेस्टर का पेमेंट करो। देन उसमें भी एक ऑप्शन ये है कि आप उसको भी इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। वहाँ एक साथ 1 साल का पैसा कभी यूएसए यूनिवर्सिटी नहीं लेती है, वो 2 इंस्टॉलमेंट में लेती है, 2 सेमेस्टर में लेती है, और उसको भी इंस्टॉलमेंट में आपको देना पड़ता है। मतलब उसमें बहुत अच्छी चीज़ है ना कि आपकी $10,000 की साल की फीस है, सपोज मैंने बोला, तो 5,000 एक सेमेस्टर का, 5,000 दूसरे सेमेस्टर का, 5,000 तो 5,000 को भी आप ब्रेक कर सकते हो, 3 बार में दे सकते हो एक सेमेस्टर का। ओके। तो पेरेंट्स के लिए बहुत फायदे की चीजें हो जाती हैं। मैम पेरेंट्स की जब आप काउंसलिंग करते हैं तो अक्सर मैंने देखा है आप चाहते हैं कि बच्चा compete करे, आप क्योंकि पेरेंट्स ये सोच के चलते हैं भैया 4 साल का एकोमोडेशन देख लें तो वो वैसे ही 40-50 लाख पहुंच जाता है, लेकिन मैंने आपको हर समय ये बोलते हुए देखा है कि 6 महीने की खाली अरेंजमेंट करिए। हाँ। बच्चे को स्ट्रगल करने दीजिए, बच्चे को वो चैलेंज फेस करने दीजिए, उसको इंटर्नशिप जॉब सर्च करने दीजिए। ये प्रेफरेंस क्यों है मैम? ये इसलिए देखिए सही क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि अभी एक पेरेंट्स आए थे आपके जस्ट आने के पहले, तो वो बोले कि हमारा 30 लाख का बजट है रहने खाने के साथ, तो मैंने बोला रहने खाने पे जोर मत दीजिए आप, 6 महीने सपोर्ट करिए। क्या होता है कि पेरेंट्स अब रहने खाने का बोल के आ जाते हैं, तो बच्चे को ये समझना चाहिए कि 6 महीने के बाद हमको खुद का खर्च उठाना है। और करेंगे क्या, वहां तो ऐसे लगातार इंडिया जैसे क्लास नहीं कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है, ऐसी क्लासेस नहीं होती। सुबह 9 से 10:30 की एक क्लास है, तो दूसरी क्लास होगी 3 से 4:30 की, बीच का टाइम खाली है, बच्चा करे क्या, फुल टाइम है। दूसरा इंडिपेंडेंट होना सीखता है, लोगों से मिलना सीखता है, जॉब करेगा तो अब इंडिपेंडेंट भी होता है, क्योंकि घूमना भी बच्चों को, खाना भी है, और पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि हाँ भैया बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है, और हो भी जाते हैं बच्चे। 6 महीने बाद हर बच्चा हो जाता है। तो हर पेरेंट्स को मैं कहती हूँ कि आप बिल्कुल मत सोचो कि बच्चे को हमको रहने खाने का देना है, बिल्कुल मत सोचिए आप।
बच्चा निकाल ही लेता है। और बहुत से हमारे भी स्टूडेंट्स होते हैं या वहाँ के इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे भी नहीं है, इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग हेल्प करते हैं बच्चों को पार्ट टाइम जॉब के लिए। बिल्कुल मैम। मैम सब आते हैं अपना, इंडियन पेरेंट्स जब भी आते हैं एक बजट रखते हैं, एकोमोडेशन हर चीज के बारे में चर्चा होती है, लेकिन जब काउंसलिंग का एक बजट रखा जाता है या बताया जाता है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से, तो हिचकने लगते हैं या उसमें कंसेशन की गुंजाइश वो मांगने लगते हैं, जबकि मुझे लगता है कि काउंसलिंग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू है प्रोसीजर का पूरी तरीके से। और उसमें क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अवेयरनेस देते हैं, नोटिफिकेशन के बारे में देते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि वर्ल्ड वाइड एजुकेशन वो पॉलिसीज अपनाता है कि स्टार्ट टू एंड, मतलब बच्चा वहां पहुंच भी जाए तब भी आप 4 साल बच्चे के साथ हैं, तो ये अच्छी काउंसलिंग का ही परिणाम होता है। तो मैम काउंसलिंग आप डिफाइन करें, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स बचते हैं क्योंकि वो उनको लगता है ये एक्स्ट्रा खर्चा है। नहीं, इंडियन पेरेंट्स तो बचते ही हैं, साथ में बच्चे पहले बचने लगते हैं। उनको लगता है यार गूगल है, यूट्यूब में डाला और सर्च किया, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोफाइल को भी ठीक करते हैं। बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, क्या कमी है उसके में, हम लोग उसको प्रोफाइल ठीक करते हैं। दूसरा होता है कि बच्चे को बाद में प्रोसेस कर लिया, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, बाद में फिर आ जाते हैं मैडम वीज़ा करा दीजिए, तो कैसे होगा ये काम बताइए आप। आपके डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में कुछ भी नहीं है, आपके प्रोफाइल हमारे पास नहीं है, आपके बजट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, बजट यानी उनको कितना शो करना है वो इन्फॉर्मेशन नहीं, तो बच्चा फिर अटक जाता है। फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि मैडम ये ऐसा हो गया, आप कितना ले रहे हैं, आप तो ये करवा दीजिए, कुछ भी आप कितना भी ले लीजिए। ऐसा नहीं होता है काम। काम के लिए आपको शुरू से हर कंसल्टेंट, कोई सी भी कंसल्टेंट पे जाओ, ऐसा नहीं वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड तो दी बेस्ट है कि एक जगह सारा आपको पढ़ाई लिखाई और एप्लीकेशन सारा हो जाता है ना। तो अगर कोई कंसल्टेंट पैसा थोड़ा बहुत चार्ज के लिए मांगता है तो पेरेंट्स को देना चाहिए, क्योंकि वो जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आप पैसे देते हो ना कंसल्ट कर, ऐसा तो नहीं ठीक है छोटा मोटा है तो वो कर लो, आप निपट लो। बट इसी तरह से जब आप काउंसलिंग करते हो तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, सारी चीजें देखते हैं। वहाँ पे रात होता है, यहाँ दिन होता है, यहाँ दिन होता है, वहाँ रात होती है, तो हम लोग रात में भी बैठ के काम करते हैं। वहाँ से कुछ यूनिवर्सिटी वाले पूछते हैं तो हम लोग बना के SOP होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि बहुत मेन पार्ट होता है। बच्चों को लगता है अरे SOP है पेस्ट कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं चलता है। SOP से ही स्कॉलरशिप SOP पे भी मिलती है ना। वाई USA, वाई दिस कंट्री, वाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल, ये सारा लिखना पड़ता है। बिल्कुल बच्चों को पता नहीं रहता है कि कैसे लिखें, तो यहाँ फैकल्टी है, हम लोग गाइड करते हैं, एडिटिंग करा के US से मंगाते हैं हम लोग, है ना। तो USA से एडिटिंग होती है तो पर्टिकुलर वो उसी पे काम करते हैं, SOP पे काम करते हैं वो लोग। तो बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि बच्चे आए और काउंसलिंग जरूर ज्वाइन करें और क्लास भी करें। लोगों को लगता है IELTS इंग्लिश है इजी, अरे नहीं इजी है। ऐसे तो IIT भी इजी होना चाहिए, मैथ्स तो उसमें भी, स्कूल में भी मैथ्स है, बट पैटर्न तो चेंज है। इस तरह से सबके पैटर्न चेंज है यहाँ पे। बिल्कुल मैम, इंग्लिश वोकैब टीचर या इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर हैं नेहा जी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन में, तो उनके साथ चर्चा के दौरान मुझे पता चला कि वर्ल्ड वाइड एजुकेशन ने अपना खुद का एक ऐप बनाया है जिससे वोकैब टेस्ट होता है, ऑडियो क्लिपिंग टेस्ट होती है। मैम उसके बारे में बताइए। और ये क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इंस्टीट्यूट कोई ना कोई मतलब जो यूट्यूब में कंटेंट है या जो अवेलेबल कंटेंट उसी से काम चला लेते हैं, लेकिन आपने पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड इसको क्यों किया है, मैं ये जानना चाहता हूं। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, बिल्कुल अपन इसमें भी बैठे हैं तो इसलिए कि हम पब्लिक के पास पहुंचे, बच्चों के पास पहुंच पाए, बच्चों को सही सही जानकारी मिले। नेहा मैडम और सजन सर 2 वकीफ के हैं, दोनों पढ़ाते हैं, इसलिए बनाए टेस्ट में। इसमें हमारे पास है चैप्टर वाइज, जो टेस्ट चैप्टर पढ़ाया जाता है उसका एक टेस्ट है। तो बच्चा वहाँ जाके इस चैप्टर, आज डे 1 का पढ़ाया तो डे 1 के टेस्ट है, ठीक है, डे 2 पढ़ाया डे 2 के। तो बच्चा इससे एक तो टाइम भी रहता है, टाइमर, तो बच्चों को पता रहता है कि हमने कितने टाइम में इसको पूरा किया, है ना। फुल लेंथ टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, तो टेस्ट से ही तो आपको पता चलेगा ना हम लोगों की कि आप किसकी रैंकिंग आ रही है। जैसे बच्चा अगर आया शुरू में IELTS दिया है, TOEFL दिया, उसके नंबर आ रहे हैं समझ लो किसी में 5, किसी में 4, किसी में 3, धीरे धीरे जब वो कम से कम 20 टेस्ट करता है तो हमको एग्जैक्ट पता चल जाता है बच्चा किस में कितना नंबर ला रहा है। और टाइम का बहुत मैनेजमेंट है। अगर 60 मिनट का पेपर है, 1 घंटे का पेपर है इंग्लिश का, तो हम बोलते हैं 50 मिनट्स में करके दो उसको। तो जरूरी है टेस्ट, तो हर जगह जरूरी है। आपने भी पढ़ा होगा तो आपने भी टेस्ट दिए होंगे। मॉक टेस्ट के बिना देखिए स्कूल में भी आप पढ़ लो, लास्ट डे तक पढ़ लो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं करोगे आप प्रॉपर काम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मैम अब थोड़ा सा फन पार्ट में भी आते हैं। मैम इंडियन पेरेंट्स जब आपके पास आते हैं तो ऐसी क्या अटपटी चीज आप सुनने में आ जाती है कि इंडियन पेरेंट्स कुछ डिमांड कर रहे हो या अपनी क्वेरी रख रहे हो और आपको लगता है कि यार ये तो कुछ नया ही पूछ लिया? अरे बच्चे मैडम भेज दीजिए किसी भी तरह, ये कुछ नहीं कर रहा है यहाँ,
समझाते हैं, अधिकतर हर पेरेंट परेशान, सुनता ही नहीं है, समझते ही नहीं है, लड़की है तो सुनती नहीं है, इसके लिए यहाँ जा रही वहाँ, मतलब बच्चों पेरेंट्स को नॉलेज नहीं रहता एक्चुअली। अब आज के पेरेंट्स लड़कियों को तो रहेगा क्योंकि ये अभी कमिंग वाली है सब, बट जो हम लोग के समय की जो है मदर, उनको ज्यादा नहीं समझता, बच्चों ने जो बता दिया वो मान लिया कि हाँ ठीक है। पर फनी क्वेश्चन यही रहेगा कि मैडम बजट क्या है, बजट को पहला क्वेश्चन मैं यही पूछती, पहले आपका बजट क्या है। मतलब मेरे लिए भी फनी रहता है कि पहले पेरेंट्स सोचते हैं कि यार बजट क्यों पूछती है। और मैम मुझे लगता है कि काफी जो मदर्स होती हैं वो बड़े मोलभाव सेगमेंट में भी आती हैं। मैंने काफी बार सुनते हुए देखा है कि मैम हम तो जब बजट बना रहे थे तो वो तो कुछ इतना ही था, अभी कैसे बढ़ गया। नहीं ये वाला भी एक कंसर्न रहता है। वो सही बात है उनकी, क्योंकि डॉलर बढ़ जाते हैं, यूरो बढ़ गया, पाउंड बढ़ गया, उनका कहना सही है। आज के समय जैसे मैंने किसी बच्चे का $60 के हिसाब से उस समय किया होगा, या 70 या 80, आज 80 चल रहा है, मान लो 83 चल रहा है, मैंने इसके हिसाब से उनको बजट बताया, पता चला 90 हो गया, तो उनका बजट तो बढ़ गया ना। और मैंने भी बताया, तो मैंने सही बताया कि भाई मैं 10 लाख है पर वो 12 लाख हो जाएगा बाद में, तो मुझे भी नहीं मालूम कि डॉलर कम हो रहा है कि ज्यादा। जिस दिन कम होगा तो पैसे कम भी हो जाएंगे, तो हम कम की तरफ भी सोचना शुरू करें ना, हम ज्यादा ही क्यों सोचते हैं। सही बात है। नहीं मैम, आपने वो सारे पॉइंटर्स टच किए हैं जिसमें एक मिथ भी बना हुआ है, या इंस्टीट्यूट्स उसको छुपा के पैसे ज्यादा ऐंठने वाला प्रयास करते हैं, तो आपने आज वो मिथ ब्रेक किया, और ये बहुत हम लोगों के लिए बहुत जानकारी ये आवश्यक थी। तो थैंक यू सो वेरी मच मैम कि आपने डिबंक किए वो सारे मिथ्स को मैम। थैंक यू।